हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट विद एसके में। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसकी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, जिनको हम लोगों ने कहाँ पढ़ी है, पिछली क्लास में पढ़ी हुई, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे देखा जाए तो हम लोग क्लास 8th में क्या पढ़े थे, क्लास 8 में संख्याओं के बारे में हमने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्याएं। ठीक है, पहला ही चैप्टर था परिमेय संख्याएं। और फिर हम लोगों ने 9th में क्या पढ़ा 9th में हम लोगों ने पढ़ा कि संख्या पद्धति। ठीक है, क्या पढ़ा, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, तो वास्तविक संख्याएं देखने से पहले कुछ इन टर्म को जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा क्या, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं, जब हम किसी चीज़ को गिनना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 से। या हम कहते हैं किसी को गिनती सुनाने के लिए तो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। यानी कि नेचुरली गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएँ। तो जिसको किससे लिखा जाता है, n से लिखा जाता है। ये कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 ऐसो आन, मतलब कि इसे आगे बढ़ती चली जाएगी अनंत तक। ठीक है, उसके बाद नंबर दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं के बाद जो है हमें काफ़ी बड़े नंबर्स को लिखने में दिक्कत होती थी। जैसे 10 लिखना हुआ तो 10 हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यानी कि अगर शून्य नहीं है तो 10 को नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या आ गया, शून्य आ गया। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य आ गया तो क्या हो गई, संख्याएं हमारी पूर्ण हो गई। तो पूर्ण हो गई तो कैसी संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। यानी 0 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक, आगे तक। अब उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं हो गई 1 से, पूर्ण संख्याएं हो गई हमारी, 0 आ गया, पूर्ण हो गई संख्या। लेकिन उसके बाद हमें महसूस हुई किसकी, माइनस की संख्याएं से। ठीक है, किसकी, माइनस की संख्याएं से। तो अगर पूर्ण संख्याओं में क्या उनसे संख्याएं जोड़ दी जाए, माइनस की संख्याएं जोड़ दी जाए तो संख्याएं कैसी हो जाती हैं, पूर्णांक हो जाती हैं। ठीक है, कैसी हो जाती हैं, पूर्णांक। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर है। पूर्ण संख्याओं में केवल धनात्मक संख्याएं आती हैं और पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आती हैं। अर्थात 0 1 2 3 4 5 इधर कहाँ तक, अनंत तक। और इसके पीछे भी -1 -2 -3 कहाँ तक, अनंत तक। यानी माइनस का अनंत तक और प्लस का अनंत तक और 0। तो 0 हमारा हमें समझ लेना चाहिए, यहाँ पर समझना है क्या कि 0 क्या है, ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, तो धनात्मक ऋणात्मक हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा कौन सा, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं मतलब कि हमें इस प्रकार की संख्याओं की ज़रूरत पड़ी कि जैसे भिन्न की संख्याएं हुई, दशमलव की संख्याएं हुई। यहाँ पर देखिए क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे हमें मान लीजिए 2.5 की आवश्यकता है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या आया, परिमेय संख्याएं। तो हमारी किताब में जो डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर 0 ना हो तो क्या कहा जाएगा, इनको परिमेय संख्याएं कहा जाएगा। जहां P बराबर क्या है, P बराबर पूर्णांक है। ठीक है ना, और Q बराबर भी पूर्णांक ही है, लेकिन Q बराबर 0 किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर नीचे 0 आ जाएगा, हर में 0 आ जाएगा तो ये संख्या अनंत हो जाएगी। तो अनंत का तो कोई डेफिनेशन है नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, -3/2 5/2 4/5। ठीक है, 2 3 3/5 ये सारी संख्याएं कैसी हो गई, परिमेय संख्या। तब यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ देखिए P बराबर कितना है, -3 है, Q बराबर 2 है, Q बराबर कितना है, 2 है। ऊपर कुछ भी हो, ऊपर 0 भी होगा तब भी चलेगा। जैसे 0/1 भी क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। और जैसे 2 है, 2 के बटे में तो Q में तो कुछ नहीं है, लेकिन हम इसके बटे क्या लिख सकते हैं, 1 जरूर लिख सकते हैं। तो हो गया, Q बराबर 1 हो गया। भाई 0 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है ना, 0 नहीं है तो परिमेय संख्या है। क्या, क्यों, यानी कि बटे में इसके भी बटे 1 लिख सकते हैं। तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, सारी क्या हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। तो जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय हो गई। जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या हो जाती है, हमारी
अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए √3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कहेंगे कि आप इसके बटे 3 तो बटे जो है 1 तो लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं बटे 1, ठीक है ना। लेकिन ये तो पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं है, √3 तो पूर्णांक नहीं है, यानी कि अंडर रूट की वे संख्याएं जिनका पूरी तरह से मान नहीं निकाला जा सकता, अपरिमेय संख्या में आती हैं। और दशमलव की वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, किसमें आती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में। जैसे 1.2, 3, 4, 7, 2 ऐसे, तो इनको क्या होता है, हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है वास्तविक संख्याएं। तो ऊपर जितनी भी हम लोगों ने 5 प्रकार की संख्याएं पढ़ी, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, तो इन सभी को सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्याएं, जिसको किससे लिखा जाता है, आर से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक रहा हमारा पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं का, जो कि हमारे चैप्टर में दिया हुआ है। तो उसका पहला टॉपिक है क्या, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय। क्या यूक्लिड के विभाजन प्रमेय, क्या यूक्लिड का विभाजन प्रमेय क्या, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में देखने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। ठीक है, तो उसके पहले हम कुछ जो है एग्जाम्पल लिए हुए हैं, 25/6, 26/5, 35/5 और 8/9। तो इनको हल करके देखते हैं कि हमारा जो पहले भाग देते थे उसका मतलब कैसा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 6 चौक 24, कितना शेषफल बचेगा, 1। ठीक है, तो और यहाँ पर देखा जाए तो 5 पचम 25, कितना शेषफल बचेगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर 5 7 35, कितना शेषफल बचेगा, कुछ नहीं, 0। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक भी बार नहीं जाएगा। तो देखिए हम एक्चुअली में पहाड़ा कैसे पढ़ते हैं, जैसे 9 एकम 9, 9 दूना 18, ठीक है ना, इस तरह से तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 0 बार तो ले ही जा सकते हैं, ठीक है ना। 0 बार लेगा 0 आएगा, कितनी बार जाएगा, 0 बार तो जा ही सकता है। तो कितना आएगा यहाँ पर 0, शेषफल कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोग इसको, देखिए अब इसको हम 25 को क्या इस तरह से भी लिख सकते हैं, 25 बराबर 6 गुणे 4 प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 26 बराबर 5 गुणे 5 प्लस 1, ठीक है ना। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 35 बराबर 7 गुणे 5 प्लस 0, ठीक है। और इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 बराबर 0 गुणे 9 प्लस 8, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको क्या लिखे हैं। ये क्या होता है, इसका नाम जो बीच में होता है इसका क्या होता है, भाज। और ये क्या होता है, इसका नाम होता है क्या, भाजक, ठीक है। और जो हमारा आंसर आता है ये क्या होता है, भागफल होता है। और इसको जो हमारा शेष बचता है, ये बचता है, उसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, एक्चुअली में देखा जाए तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, प्लस शेष फल, ठीक है ना। यही क्या है हमारा यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का, क्या है, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का, ठीक है ना। अब इसको अगर जो है हम क्या लिखें, इसको हम मान लेते हैं कि क्या है, हमारा भाज्य जो है क्या है, ए है, भाजक जो है हमारा बी है, भागफल जो आया है हमारा क्यू है, और शेषफल जो आया है हमारा क्या आया है, आर आया है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहां आर क्या है, शेषफल है। अगर आर शेषफल है तो आर का मान कितना हो सकता है, देखिए यहाँ पर शेषफल कितना आया है, 0 आया है, यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 1 आया है। तो क्या कहीं पर भी शेषफल ऐसा आया है कि जो भाजक है उससे ज़्यादा शेषफल आ गया हो, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर शेषफल उस भाजक से ज़्यादा आएगा तो एक बार और चला जाएगा, ठीक है ना, यानी कि उससे कम ही आएगा। तो क्या क्या आ सकता है, क्या है, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और b से छोटा, यानी किससे, भागफल से छोटा।
यही क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि ये नियम भाज्य बड़ा भाजक प्लस गुणे भागफल प्लस शेषफल और रिमाइंडर शेषफल का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और भागफल से छोटा। यही क्या नियम है, किसका नियम है, यूक्लिड का विभाजन का नियम। अब देख लेते हैं कि किताब में क्या नियम दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं कि किताब में क्या नियम दिया हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की किताब में यही डेफिनेशन दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से छोटा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये किसका काम करेगा, ये होगा हमारा भाज्य, ये हमारा क्या होगा, भाजक। ठीक है ना, और क्यों हमारा क्या हो जाएगा, भागफल। ठीक है, और आर क्या है, शेषफल है। ठीक है ना, शेषफल क्या है हमारा, आर है, भागफल क्या है हमारा, क्यों है, भाजक कौन है, बी है, भाज्य क्या है, ए है। तो हमारा शेषफल जो है क्या आएगा, हमेशा बी से कम ही आएगा, क्योंकि बी क्या है, भाजक है। तो भाजक से ज़्यादा हमेशा जो है भागफल मतलब शेषफल जो है कभी नहीं आ सकता है। ठीक है ना, यही क्या है, जो है यूक्लिड का नियम है। अब इसी नियम के आधार पर आगे जो है चैप्टर में सवालें दी हुई हैं, जैसे एचसीएफ एलसीएम निकालना। ठीक है।